सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष राजनीतिक विज्ञान की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी का जो राजनीतिक विज्ञान हमने किया है सभी पाठ, उस पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे। सभी पाठों का समावेश किया गया इसमें। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को ध्यान में रखा गया है और पिछले वर्षों में जो कुछ प्रश्न बने हैं उनको भी इसमें समावेशित किया गया है। चूँकि इसमें प्रश्नों की संख्या कुछ कम हो रही थी 50 के आसपास, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो कि पिछले वर्षों में इसमें पूछे गए हैं और वो सारे ही राजनीति के ही क्षेत्र से हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, है ना। तो अगर आपने अभी तक कंटेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 6 एनसीईआरटी, है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की अभी हाल ही में एमसीक्यू बेस्ड 2 सेट डाले हैं वहाँ पर, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। ऐसे ही आने वाले समय में हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। हिस्ट्री के भी चैप्टर्स चल रहे हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद उसकी भी एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए एमटीएस ले लीजिए, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, चाहे मान लीजिए आप एमटीएस का एग्ज़ाम है कोई, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या अभी हाल ही में एक फॉर्म आया है आपका, ठीक है, EMRS का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, ठीक है, इसमें टीचर की वैकेंसीज आई है, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है जो कि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने टू द पॉइंट चीज़ों को देखा है, चर्चा की है उसकी। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और आप अपने सुझाव जो भी हों वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर सेकंड की, उसमें 60 मार्क्स का आपका एसएसटी आता है, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है और ज्योग्राफी भी आता है और थोड़ा पार्ट इकोनॉमिक्स का भी रहता है। ठीक है, तो उनके लिए ये सीरीज़ तो एकदम रामबाण होने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे कराया जा रहा है। तो सामान्य ज्ञान तो के लिए तो है ही लाभदायक ही, और बाकी जो सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कहीं कुछ आने वाला है। ठीक है जी, चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा हम अपने टू द पॉइंट चीज़ों पर आगे देखेंगे क्वेश्चंस को, है ना। चलिए चलते हैं। ठीक है, ये है आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, सेट 1। रेड कलर बेटर रहता है, ठीक है, रेड कलर कर लेते हैं। तो इसका एक ही सेट आएगा, इसके 2 सेट नहीं आएंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी डाले हैं मैंने, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। करीब 10 से 11 क्वेश्चन होंगे जो कि एक्स्ट्रा डाले गए हैं, वो भी किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, वो राजनीतिक विज्ञान से ही संबंधित है। तो ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा डाले गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब इसमें क्वेश्चंस देखेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए प्रारंभ करेंगे। 50 क्वेश्चंस टोटल लिए हैं हमने यहाँ पर। ठीक है जी, टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, फनेक किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है। देखिए, यहाँ से 2 चीज़ें पता चली आपको, एक तो फनेक एक शब्द है, ठीक, और वो क्या है, पारंपरिक वस्त्र है। अब ये कहाँ का है ये आपको बताना है, किस स्टेट से बिलोंग करता है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, फनेक। चलिए, जिन्होंने उत्तर लगाया भाई मणिपुर, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मणिपुर राज्य का पारंपरिक वस्त्र है। ठीक, अगर आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है वहाँ जाके देखिए, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, जोहार क्या है? ठीक है, जोहार क्या है? पहला ऑप्शन चावल पकाने की एक विधि, दूसरा ऑप्शन पारंपरिक वस्त्र, तीसरा ऑप्शन अभिवादन करने का एक तरीका, चौथा ऑप्शन पारंपरिक भोजन। क्या है जोहार? जी हाँ, चलिए, इसका जो उत्तर है वो है आपका अभिवादन करने का एक तरीका है। ये जोहार क्या है? अभिवादन करने का एक तरीका है।
ठीक है, ये जो है उपयोग कहाँ किया जाता है, ये झारखंड के आदिवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए। ठीक है जी, इस हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। आगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह कथन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में है? ठीक है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, पश्मीना शॉल की बात हो रही है यहाँ, पश्मीना ऊन की बात हो रही है, सॉरी। ठीक है, तो किस या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में ये कथन है? ऑप्शन दादर एवं नगर हवेली, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन आपका असम। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए एक चीज़ खासियत और बता दूं मैं पश्मीना शॉल की। ठीक है, पश्मीना ऊन से ही पश्मीना शॉल बनती है, और ठीक है, और ये बहुत गर्म होती है, बहुत बारीक होती है ये, और बहुत गर्म होती है। ठीक है जी, ये जो ऊन होती है ये बहुत कीमती होती है। ठीक है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी मिलती है। ठीक, चलिए, और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें जो हैं वो बुनी जाती हैं। ठीक है, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन लद्दाख। क्या है सही उत्तर? छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका लद्दाख। ठीक है, ध्यान रहेगा, लद्दाख को ही छोटा तिब्बत कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, केसर सागा क्या है? पहला ऑप्शन ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन सजावटी सामान, तीसरा ऑप्शन वस्त्र, चौथा ऑप्शन लोक नृत्य की एक शैली। क्या है केसर सागा? जी हाँ, मैं बताता चलूँ, ये तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तिब्बत से संबंध है इसका, और लद्दाख से भी थोड़ा बहुत संबंध है इसका। मैं बताऊंगा अभी क्यों और कैसे। फिलहाल आप उत्तर बताइए। जी हाँ, जिसका उत्तर है ग्रंथ, जिन्होंने ग्रंथ चुना है वो बिल्कुल सही है। केसर सागा एक ग्रंथ है। ठीक है, और ये तिब्बत का ग्रंथ है जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है जी, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, केसर सागा आशा आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? अगर ईसाई धर्म के विकास की बात की जाए तो इंडिया में, ठीक है, इसका विकास या लाने का श्रेय किसको देते हैं हम? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन संत कबीर, तीसरा ऑप्शन संत थॉमस, चौथा ऑप्शन जॉन मिशेल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है संत थॉमस। ठीक है जी, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, संत थॉमस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके ये रहे, अरुणाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। क्या है सही उत्तर? ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मैं बता दूं कि इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। जी हाँ, काफ़ी लोगों का उत्तर आ चुका है, केरल इसका सही उत्तर है। ठीक है, केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, और इसी का ही एक भाग है नाव प्रतियोगिता। ठीक है जी, आगे चलेंगे, फिट कर लेते हैं इसको। ओके, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमारे देश को किसने दिया? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अनेकता में एकता का विचार हमारे देश को किसने दिया है? ऑप्शंस आपके ये रहे, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, अगर आप लोगों को पता हो तो, भारत की खोज, जो कि आप पढ़ के आए होंगे एलिमेंट्री क्लासेस में। ठीक है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये। ठीक है, तो नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारे भारत देश के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस आपके ये है, रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत शर्मा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आचार्य अरविंद। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने ही हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो लिखा था। ठीक है, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, बंगाल का, ठीक है, बंगाल गलत बोला मैंने, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही रचा है। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है। ठीक, हमारा तो है जनगण मन, बांग्लादेश का क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ही वे व्यक्ति थे जिनको सन 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य में नोबेल मिला था। ठीक है जी, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की थी सन 1910 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो शायद 1910 में ही। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह किसका रूप ले लेती है तथा यह ज़्यादातर नकारात्मक होती है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, आपके समक्ष है। ऑप्शन है आपके, असमानता, रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका पूर्वाग्रह। ठीक है, आप कहेंगे भाई रूढ़िबद्ध धारणा क्यों नहीं हो सकता? रूढ़िबद्ध धारणा में भी इसी टाइप से होता है। ठीक है, तो दोनों में मैं अंतर बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप कंटेंट वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 6। ठीक है जी, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, सीधा टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे यहाँ पर हम। तो पूर्वाग्रह इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। ठीक है, दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को किस वर्ग में रखती है? ठीक है, अगर मैं सीधा प्रश्न पूछूं या बोलूं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सीधा ये पूछा जा रहा है कि दलित लोग जो हैं वो कौन से वर्ग में आएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके ये रहे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका उत्तर है आपका अनुसूचित जाति। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दबाया गया या कुचला गया ये शब्द इस्तेमाल होता है दलित लोगों के लिए। ठीक है, उनको छोटी जाति का कहने के बजाय वो दलित लोग, दलित कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे वो। क्यों? क्योंकि समाज ने समय समय पर उनके साथ इतना भेदभाव किया। ठीक है, आप BR अम्बेडकर जी का उदाहरण भी ले सकते हैं या अन्य लोगों का भी उदाहरण ले सकते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, दलित कथाकार हैं वो भी। ठीक है, जूठन उनकी आत्मकथा है, तो काफ़ी लोग हैं। ठीक है, और दलित चिंतन पे काफ़ी काम किया उन्होंने। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समझ में, लेकिन ये कटु सत्य है जो कि समाज में हुआ है। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल अभी तो सामान्य है स्थिति, लेकिन कई राज्यों में अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि संकुचित सोच का हम उदाहरण कह सकते हैं ये, ठीक है, कि वर्तमान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फिलहाल हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस जाति में हुआ था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है इसका। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। दलितों के सबसे बड़ा नेता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जाति का क्वेश्चन जानबूझ के डाला है ताकि क्वेश्चन के बारे में और भी जान सकें आप, और भी चीज़ों को फैक्ट के रूप में याद कर सकें आप, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनर एक लेवल ऊपर जाके क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन है आपके सहरिया जाति, अहिर जाति, बरई जाति, महार जाति। तो बी आर अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस जाति से संबंधित थे? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका महार जाति। ठीक है जी, महार जाति से संबंधित थे, जो कि अछूत मानी जाती थी। ठीक है, महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, देखिए, है ना, और गांव के अंदर आने की इजाज़त तक नहीं थी। मतलब ऐसा समाज भी रहा होगा, ठीक है, जिसकी आज भी कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है, आज कल्पना करके ही डर लगता है कि ऐसा भी समाज इंडिया में रहा है, भारत में रहा है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है? अस्पृश्यता का अंत, सीधा प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस: अनुच्छेद संख्या 17, अनुच्छेद संख्या 15, अनुच्छेद संख्या 18, अनुच्छेद संख्या 16। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका अनुच्छेद संख्या 17। ठीक है, बाकी के अनुच्छेद मैंने बताऊंगा किसमें क्या है। अगर आपके पास टाइम हो, पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए समय की एक सीमा है, समय का अभाव है, टू द पॉइंट चीज़ें हमें देखनी है। आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप कंटेंट वाली वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस आपके ये रहे: 8 जून 2014, 2 जुलाई 2012, 2 जून 2014, 31 मई 2014। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका 2 जून 2014। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन जो है वो 2 जून 2014 को हुआ था, और 2 जून को ही हम तेलंगाना राज्य गठन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे नए राज्य के रूप में ये उभरा है अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रही है ये। ठीक है, संपादक कौन थे, सीधा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आया भी हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके: लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनके संपादक तत्व में ये जो पत्रिका है वो निकलती थी, और काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका रही है ये। ठीक है जी, आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सफ्रेज का अर्थ क्या होता है? सफ्रेज, जिन्होंने देखो कंटेंट वीडियो देखी है उनके लिए जो ये मैंने सीरीज़ तैयार की है, एमसीक्यू सीरीज़, उनके लिए बहुत ही इजी होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट पढ़ चुके हैं, और जो पढ़ चुके हैं वो आसानी से इधर से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनको आसान भी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप जाके ज़रूर देखिए। चलिए, पहला ऑप्शन किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन कहीं भी आने जाने का अधिकार, चौथा ऑप्शन वोट देने का अधिकार। सफ्रेज का क्या अर्थ होता है?
4 ऑप्शन दिए मैंने आपको, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका वोट देने का अधिकार। सफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है सफरेज। चलिए आगे चलेंगे। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन आपके ये रहे, 1920, 1930, 1925, 1940। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 1920, 1920, ठीक है जी। इसी के साथ एक फैक्ट और बताता चलो मैं। इंग्लैंड में, अगर आपसे पूछ ले इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कुछ सालों बाद मिला, जो कि 1928 में मिला, 8 सालों बाद बोल सकते हैं आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया में महिलाओं को कब अधिकार मिला। क्या पहले पुरुषों को अधिकार मिला फिर महिलाओं को मिला, या पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक साथ मिला? ये चीज़ भी आप ज़रूर बताना, नहीं पता है तो पता करके बताना, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। जस्ट 1 सेकेंड, इसको पहले फिट कर लेते हैं स्क्रीन पे। ओके, अब शायद ठीक रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सोवेटो से आप क्या समझते हैं? सोवेटो शब्द है एक, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन से आपके, पहला ऑप्शन जहाँ सिर्फ श्वेत लोग ही रहते थे, दूसरा ऑप्शन जहाँ अश्वेत एवं श्वेत दोनों ही लोग रहते थे, तीसरा ऑप्शन जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, चौथा ऑप्शन लोकतांत्रिक सरकार की एक व्यवस्था है ये सोवेटो। क्या है सही उत्तर? ठीक है, देखिए, श्वेत यानी गोरे लोग, ठीक है, अश्वेत यानी काले लोग, ठीक है। रंग भेद का पता है ना आपको, अफ्रीका में बहुत चला था ये, ठीक है, बहुत भेदभाव हुआ था। जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ने एक प्रतिनिधित्व किया था अफ्रीका, वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ उनको काफ़ी सराहा गया इस काम के लिए, ठीक है, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे वो वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्या है सही उत्तर इसका? चलिए, इसका सही उत्तर है आपका जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, ठीक है, यानी काले लोग, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे उस स्थान को सोवेटो कहा जाता था। ये एक शहर था, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अफ्रीका के एक शहर था, ठीक है, सिंपल सा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ज़ुलू क्या है? ज़ुलू क्या है? ऑप्शंस, वस्त्र, भाषा, भोजन, दार्शनिक सिद्धांत। क्या है ज़ुलू? जी हाँ, देखिए, ज़ुलू एक भाषा है। क्या है? भाषा, ठीक। अब लड़ाई देखो किस बात की थी वहाँ पर, ठीक है, जो श्वेत लोग थे ना, ठीक है, वो बोलते थे अफ्रीकांस, ठीक है, अफ्रीकांस एक भाषा है, और यही भाषा वो अश्वेत लोगों पर थोपना चाहते थे, ठीक है, लेकिन अश्वेत लोगों ने क्या बोला, भाई नहीं, हमारी पारंपरिक भाषा ज़ुलू है, ठीक है, और यही हम बोलेंगे, यही सीखेंगे, और बहुत विरोध हुआ, ठीक है, गोलियां चलाई, बहुत मतलब एकदम, जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देख सकते हैं ना, इस टाइप का हत्याकांड, बहुत बेरहमी से पीटा गया, उनको मारा गया, भीड़ पर गोलियां चलाई गई, है ना। तो इस हिसाब से काफ़ी हुआ, अपनी संस्कृति अपनी भाषा का संरक्षण करने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है ना। चलिए आगे देखेंगे। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? ऑप्शन आपके 1947, 1983, 1990, 1994, ठीक है, हमारा देश भारत 1947 में बन गया था भाई, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, आंसर क्या है? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 1994, 1994, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट बताता चलो मैं यहाँ पे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, ठीक है। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा, ठीक है जी। चलिए, तो 1994 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, कावेरी नदी के पानी को लेकर किन दो राज्यों के मध्य विवाद है, जो कि आज भी चला आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत समय से चला आ रहा है, करीब मान लीजिए 30-40 साल हो गए अभी भी, और अभी भी चला आ रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है विवाद, है ना। तो कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन है आपका पहला कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, महाराष्ट्र और केरल। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऐसा ही बन सकता है आपका कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में किस नदी को लेकर के विवाद है। तो आपको नदी का नाम भी याद रखना है, कावेरी नदी, इम्पोर्टेंट है। किस हिसाब से भी क्वेश्चन बने, देखिए मुझे इतना समझ में आया, जिस हिसाब से मुझे लगा इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस हिसाब से मैंने बनाए हैं। ठीक है, और पिछले वर्षों में भी जिस हिसाब से बने हुए हैं क्वेश्चंस, उनको भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन का फ्रेम अपने माइंड में करना है कि क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, तो मुझे इस चीज़ को भी लर्न करना है, याद करना है। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। क्या है सही उत्तर? मैट्टूर बांध। जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका तमिलनाडु। मैट्टूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सीधा सा आंसर है इसका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए 2 ही बांध है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में हमने रिसर्च किया जितना, एक तो देखिए कर्नाटक में हो गया। ठीक है, मैंने आंसर ही बता दिया आपको। चलिए कोई बात नहीं, कृष्णा राजा सागर बांध आपका कर्नाटक में है। ठीक है जी, और पीछे क्या किया हमने, मैट्टूर बांध, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, दोनों के बीच ही नदी को लेकर के विवाद है, कावेरी नदी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी चीज़ें एक एक नंबर ले आती हैं, और 1 नंबर की कीमत आप उनसे पूछे जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो बेस अपने को मजबूत बना के चलना है, बाकी चीज़ें ही पढ़नी है। मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद कुछ पढ़िए। ठीक है जी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ चीज़ें हैं, किसी भी एग्ज़ाम का बेस जो है एनसीईआरटी रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट करिए, उसके बाद एक्स्ट्रा जो मर्जी पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी को रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम में कामयाब होना चाहते हैं तो। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। तो कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बाकी आप सभी के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए किसका मेंबर बनने की बात हो रही है, ग्राम सभा का। ठीक है, तो न्यूनतम आयु पूछिए, उम्र पूछिए कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन से आपके 21 वर्ष, 25 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है 18 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष। देखिए वोट देने का अधिकार भी जब मिलता है जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए भी कम से कम आपको 18 वर्ष का होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से मैंने। आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है? पहला ऑप्शन सरकार द्वारा नियुक्ति, दूसरा ऑप्शन ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा नियुक्ति, तीसरा ऑप्शन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नियुक्ति, चौथा ऑप्शन पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्ति। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है भाई, उसकी नियुक्ति के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है कि कैसे उसकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या होगा? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है, बहुत लोगों का गलत जाएगा ये क्वेश्चन पता है मुझे, लेकिन जिनका सही जाएगा उनके लिए तालियां भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन्होंने लगाया है सरकार द्वारा नियुक्ति। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसे सरकार जो है डायरेक्ट चुनती है। ठीक है,
सरकार डायरेक्ट नियुक्ति करती है उसकी। ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं चुनेंगे, सभा के सदस्य भी नहीं चुनेंगे, पंचायत समिति के सदस्य भी नहीं चुनेंगे। समझ गया? समझ में आएगा? सरकार द्वारा नियुक्ति होगी इनकी, ग्राम पंचायत के सचिव की। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में दूसरे स्तर पर निम्न में से कौन सी व्यवस्था होती है? आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है, त्रिस्तरीय व्यवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप कंटेंट वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से और रेफरेंस मटेरियल के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने वहाँ पे। ठीक है, चलिए फिलहाल ऑप्शंस आपके ग्राम सभा, जिला पंचायत, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? दूसरे स्तर पर। ठीक है, पहला स्तर आपको पता होना चाहिए, दूसरा स्तर पता होना चाहिए, तीसरा स्तर पता होना चाहिए, है ना। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका पंचायत समिति। ठीक है, देखिए पहले स्तर पे आपका ग्राम पंचायत आ गई, दूसरे स्तर पर पंचायत समिति आ गई, तीसरे स्तर पर आपकी जिला पंचायत या जिला परिषद आ गई। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, किसका क्या काम होता है, किसकी कितनी आयु होती है, सब कंटेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? सीधा क्वेश्चन है, सीधा उत्तर है इसका। ऑप्शंस, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों, ग्राम सभा, इनमें से कोई नहीं, जिला परिषद। क्या सही उत्तर? ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है, यह आपका क्वेश्चन है। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका ग्राम सभा। अब क्यों होती है, कोई रीज़न बताएगा? जी हाँ, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। अभी पीछे करके आए हम। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं पता हो तो 1 नंबर कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पटवारी का मुख्य काम क्या होता है? देखिए, पटवारी को अलग अलग राज्यों में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये मैं कंटेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ़िलहाल मुख्य काम पूछा गया पटवारी का क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। भूमि को बेचना, ज़मीन पर फसल उगाना, किसानों को ब्याज पर पैसा देना, ठीक है, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, मुख्य काम पूछा है। ठीक है, मुख्य काम, मेन काम क्या है? चलिए, क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, मुख्य काम होता है पटवारी का ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। इसी के साथ बताता चलूँ कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी भी देता है। ठीक है, और कुछ बता रहा था मैं, हाँ, पटवारी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं लेखपाल बोलते हैं, कहीं कर्मचारी, ठीक है, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो, है ना, कानून गो, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से जाना जाता है, इस नामों से भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जरीब क्या है? ठीक है, जिन्होंने कंटेंट वीडियो देखी है, ठीक है, कंटेंट वीडियो अच्छे से देखी और समझी है, तो वो इसका डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ऑप्शन है आपके, एक लंबी लोहे की जंजीर, पैरों में पहनने वाला आभूषण, वस्त्रों की एक विशेष किस्म, गले में पहना जाने वाला आभूषण। क्या है जरीब? चलिए इसका सही उत्तर है आपका एक लंबी लोहे की जंजीर। जरीब क्या है? एक लंबी लोहे की जंजीर है। ठीक है, देखिए पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जरीब का इस्तेमाल कौन करता है, तो पटवारी करते हैं। किस लिए करते हैं? खेत नापने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खसरा क्या है? ऑप्शंस, पटवारी द्वारा किसानों से कर लेना, पटवारी द्वारा ब्याज पर पैसे देना, पटवारी द्वारा भूमि का रिकॉर्ड, पटवारी के अंशदान का रिकॉर्ड। क्या है सही उत्तर? खसरा। कई लोग तो बोलेंगे भाई खसरा तो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, वो खसरा अलग है, ये खसरा अलग है भाई। ठीक है, चलिए
इसका सही उत्तर होने वाला है आपका पटवारी द्वारा भूमि का रिकॉर्ड। ठीक है, जो भूमि का रिकॉर्ड रखता है ना पटवारी, लेखा जोखा रखता है भाई किसके पास कितनी भूमि है, कितने हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, और वो कौन सी फसल उगाती है, इन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है और ये पटवारी ही रखता है। भी हम पीछे करके आए हैं इस चीज़ को, है ना, तो उसको खसरा बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? खसरा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तीनों क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, हम देख लेंगे। ठीक, पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? ठीक है, देखिए आप कुछ आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका निरीक्षण करने के लिए भी तो कोई ना कोई अधिकारी होता है। जैसे अगर आप टीचर की पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो आपका निरीक्षण करते रहते हैं भाई टाइम टू टाइम आपके प्रिंसिपल, है ना, या वाइस प्रिंसिपल या आपके सीनियर टीचर। इसी हिसाब से पटवारी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका निरीक्षण कौन करेगा? ऑप्शन आपके ये रहे, केंद्र सरकार, तहसीलदार, राज्य सरकार, SHO अधिकारी। कौन करेगा? जी हाँ, पटवारी के काम का निरीक्षण करेंगे तहसीलदार। कौन करेंगे? तहसीलदार। ठीक है, इसका चार्ट मैंने बताया था आपको। ठीक, सबसे पहले राज्य आएगा, ठीक है, फिर जिला आएगा, जिला के नीचे फिर आपका तहसील आएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैंने बताया था, फिर तहसीलदार, ठीक, फिर पटवारी, उसके नीचे फिर पटवारी। इस हिसाब से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कंटेंट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किस कानून के तहत या किस कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है? ऑप्शंस, हिंदू अधिनियम धारा 1976, हिंदू अधिनियम धारा 1996, सिर्फ अधिनियम धारा 2000 या फिर हिंदू अधिनियम धारा 2005। क्या है सही उत्तर? देखिए, मैं पहले बताता चलूँ कि पहले क्या होता था, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन इस कानून के तहत महिलाओं को, ठीक है, बेटों, बेटियों और माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कानून आया ये। ठीक है, तो महिलाओं को बोल सकते हैं कि एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा, तो बहुत ही अच्छी पहल थी ये, है ना। चलिए, फिलहाल इसका उत्तर क्या है? जी हाँ, इसका उत्तर है हिंदू अधिनियम धारा 2005। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तरीके से हिंदू अधिनियम धारा में संशोधन किया गया था 2005 में। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके ये रहे, निगम पार्षद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य। क्या कहते हैं भाई? नगर निगम के चुने हुए सदस्य क्या कहलाते हैं? काफ़ी लोग तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे इसका और सही बताएंगे, मुझे पता है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है आपका निगम पार्षद। क्या है? निगम पार्षद। याद रहेगा, ध्यान रहेगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं? ठीक है, कितने सालों में होते हैं? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की बात हो रही है। ऑप्शंस, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, आपका सही उत्तर होने वाला है 5 वर्ष। ठीक है जी, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि ये हमारी स्क्रीन पे फिट आ जाए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, सन 1994 में भारत के किस शहर में भयंकर प्लेग फैला था जिसे आज के समय में सबसे साफ शहरों में गिना जाता है? ठीक है, तो इसे कहते हैं भाई अपनी गलतियों से सीखना। ठीक, कि एक समय तो इतनी गंदगी थी उस शहर में कि प्लेग फैल गया, बहुत मतलब एक तरीके से खतरनाक बोल सकते हैं महामारी, ठीक है, फैली थी। और आज के समय में सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जा रहा है वो। तो कौन सा शहर था ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके ये रहे, चंडीगढ़, सूरत, इंदौर, कोलकाता। क्या है सही उत्तर? कई लोग इंदौर लगाएंगे, है ना, इंदौर क्योंकि अभी स्वच्छता में नंबर 1 पे चल रहा है। भाई इंदौर नहीं है, सबसे पहले बोल दूं मैं, बता दूं आप लोगों को, इंदौर इसका बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका सूरत। ठीक है, सन 1994 में यहीं पर ही भयंकर प्लेग फैला था और आज इसे सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। ठीक है,
हाँ, हालांकि अभी टॉप पे नहीं आया है, तो क्या पता हो सके भविष्य में सूरत भी हमें टॉप पर देखने को मिले, इंदौर पीछे हो जाए। फिलहाल तो इंदौर ही टॉप पर है ना, स्वच्छता के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चखेसंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये समुदाय वाले क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े नंबर ले जाते हैं ये। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगर पढ़ लिया, एक बार देख लिया तो काम बन गया, और नहीं देख पाए तो वहीं फिर रह गया, है ना। चलिए ऑप्शन आपके ये रहे आपकी स्क्रीन पर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड। क्या है सही उत्तर? चखेसंग समुदाय। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका नागालैंड। ठीक है, ये नागालैंड का एक समुदाय है। ठीक। स्पेशली ये ना वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ठीक, नागालैंड में ये समुदाय, इसलिए ये थोड़ा फेमस है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ीनुमा खेती किस फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती किस फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी है? ऑप्शन आपके ये रहे, चावल, कपास, दाल, चाय। जी हाँ, क्या सही उत्तर? चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका चावल। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती जो है वो चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक, इसमें थोड़ा बता दूं मैं, सीढ़ीनुमा खेती में, सीढ़ीनुमा खेती का मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए, और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कैटामरेन। ठीक है, नाम आपको दिख रहा है, मैंने बोल भी दिया है। कैटामरेन क्या है? ऑप्शन, किसानों द्वारा उगाई गई विशिष्ट फसल, मछली की एक प्रजाति, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, पक्षी की एक प्रजाति। चारों ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, कैटामरेन। जिन्होंने कंटेंट वीडियो देखी है उनका तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए ये उत्तर। ठीक है जी, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव, कैटामरेन। ठीक है जी, ये सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, यहाँ तक तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमने किया। ठीक है, बाकी देखिए क्लास 6 की बुक है ये। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम बने हैं। पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा डाटा रहता है आपका ज्योग्राफी में, जैसे कि आप सभी इस तथ्य से परिचित होंगे, है ना। तो उस हिसाब को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले गए हैं इधर, जो कि स्टैटिक जीके के हैं, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे पूरी पूरी आने की संभावना है। आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता चल जाएगा, है ना। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, इसलिए 38 हो रहे थे, तो मैंने कहा 50 कर दिए जाएँ, 10-12 क्वेश्चन इसको डाल करके, तो उस हिसाब से 50 कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपके ये रहे, 9, 12, 10, 11। क्या ऐसे उत्तर? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? जी हाँ, कुल 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की भी अलग से हम एक कक्षा प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सामान्य जो राजनीतिक विज्ञान है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो अपन चीज़ें टॉपिक वाइज देखेंगे, जैसे कभी हमने मौलिक अधिकार कर लिए, है ना, कभी मौलिक कर्तव्य कर लिया, है ना, कभी प्रधानमंत्रियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी राष्ट्रपति के बारे में। टॉपिक वाइज चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे इन फ्यूचर। पहले सबसे पहले हमारा जो मूल उद्देश्य है वो एनसीईआरटी को ख़त्म करना है, कम से कम 8वीं कक्षा तक, है ना। 8वीं कक्षा तक का हम राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इन तीनों चीज़ों को पहले ले चलेंगे। ठीक, उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भाई जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल आता है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को आप फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेस के रूप में पहले इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद आपकी जैसी डिमांड रहेगी, जो टॉपिक आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से कराया जाएगा इन फ्यूचर।
ठीक है जी। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके ये रहे आपकी स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है आपका कानून के समक्ष समानता, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, गर्मी इतनी हो रही है क्या बताएं। चलिए तकनीकी खामी के कारण थोड़ा सा ये वीडियो आगे पीछे हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन कानून के समक्ष समानता, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अवसर की समानता और चौथा ऑप्शन उपाधियों का अंत। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सीधा टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, पहला ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है वीवी गिरी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन है कृष्णकांत। क्या सही उत्तर? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जी हाँ बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होने वाला है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि इस हिसाब से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में टू द पॉइंट बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड मैकेंजी, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल सही। इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो क्या होगा उत्तर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कई बार बना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ऑप्शन आपके ये रहे APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शेख फारूक, डॉक्टर सलीम खान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, आप दो नाम में कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता है मुझे, APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिनको सही आंसर पता है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन लगाया है, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट आया हुआ है ये क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सरोजिनी नायडू, लीला सेठ, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका सुचेता कृपलानी। ठीक है जी, ये किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये थी उत्तर प्रदेश की। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू की, ठीक है, तो ये गवर्नर थी। ठीक है, किसी भी राज्य की, वो ध्यान रखिएगा। और बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके ये रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, लाला लाजपत राय, हसरत मोहानी। क्या है सही उत्तर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आप सोचिए, तब तक एक फैक्ट बताता चलूँ कि सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये स्थापना की थी A.O. ह्यूम। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा इन्होंने। ठीक है, और उसके पहले हेड कौन थे ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, आंसर बताना है। जी हाँ,
चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यही थे। आशा है याद रहेगा और चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, टू द पॉइंट चीज़ें। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन हैं? ऑप्शन आपके ये रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या बोले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री शंकर कुरूप, खान अब्दुल गफ्फार खान, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या है सही उत्तर? भारत रत्न की बात हो रही है। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो 1954 में कितने लोगों को दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, शुरुआत मैंने बता दी। ठीक, चलिए, तो प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मिला था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड वेट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है डायरेक्ट। पहला ऑप्शन सुकुमार सेन, दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन नागेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन मिहिर सेन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, ऑप्शंस मैंने बता दिया आपको। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक फैक्ट और बताता चलूँ मैं यहाँ से, इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कई बार ये क्वेश्चन ही बना हुआ है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध, ठीक है, वयोवृद्ध करके इन्हीं को बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, मिहिर सेन की बात करूँ तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है, इंग्लिश चैनल। सुकुमार सेन कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नगेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, समय का अभाव है तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक, लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1950, 1956, 1948, 1952। लोकसभा का गठन पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका है 1952। कई लोग 1950 लाएंगे, 1950 नहीं है भाई, 1952 है, 1952। ठीक है जी, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। जब आंसर मिलेगा तो थोड़ी सी हंसी आएगी, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा फील होगा जब आप आंसर देखेंगे इसका, राज्यसभा का गठन। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त अधिवेशन यानी कि देखिए, जब लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा, ठीक है, दोनों की एक साथ बैठक होती है। ठीक है, दोनों की बैठक एक साथ होती है, मतलब दोनों ही सदन के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं। ठीक है, तो उस समय जो उसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? ठीक है, समझ में आया? आशा समझ में आया होगा। लेकिन अगर नॉर्मली मैं बात करूं, अगर लोकसभा के मेंबर बैठे हुए हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भाई लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। और राज्यसभा का कौन करता है? भाई राज्यसभा का जो हेड होता है ना, हमारे उपराष्ट्रपति। अभी कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जी हाँ, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अब ऑप्शन ये आपके ये रहे। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बोल दे रहा हूँ एक बार। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस आपके ये रहे, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा है। ठीक है, कई लोग राष्ट्रपति लगा रहे होंगे, है ना, कई लोग प्रधानमंत्री जी, नहीं बिल्कुल नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो इम्पोर्टेंस है वो इससे पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, लोकसभा के हेड का भी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, मतलब कि जो अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसका जिक्र जो है वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस आपके ये रहे 240, 76, 368, 45। किस अनुच्छेद में है संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने 368 लगाया है बिल्कुल सही है। 368 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के 368वें अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है जी, तो आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास 6 की एनसीईआरटी की टू द पॉइंट जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड किया है, उसी पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की काफ़ी डिमांड आ रही थी फॉर रिवीजन, तो इसलिए ये सीरीज़ बनाई गई है, तैयार की गई है। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपकी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।